नमस्कार, जय हिंद साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं, क्लास आगे शुरू करते हैं। हम कौन सी अपनी तीसरे नंबर की क्लास। अगर आपने कर ली हो तो बताइए जरा, पहली और दूसरी क्लास आप करके आए हैं, इसलिए आप तीसरी क्लास में बैठे। अगर आप डायरेक्ट तीसरी क्लास में आए तो नो एंट्री। क्यों? क्योंकि आपको पहली और दूसरी भी करनी है, क्योंकि पहली में 2023 की पॉलिटी और दूसरी में 2022 की पॉलिटी, और आज हम करेंगे 2021 की पॉलिटी क्लास नंबर 3 के नाम से। और 2021 की पॉलिटी हमारे लिए कितने क्वेश्चन देती है? 25। अब अधिकारी बनने का सपना आप देख रहे हो, तो अधिकारी बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। जैसी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, एक मैं नॉर्मल सी बात करूंगा, ज्यादा ही लेट नाइट आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सही बताऊं तो मैं लेट नाइट हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करें, एग्जाम 60 दिन के अंदर आपका आ गया, और कोशिश ये है कि 60 दिन के अंदर पॉलिटी नहीं, लगभग सारे सब्जेक्ट के 9 साल के परिवेशन मैं आपको करा दूं। आपने अगर तीनों क्लासेस ली हैं, तीनों क्लासेस आपने देखी हैं, तो आप खुद समझ जाओगे कि कितने रिपीट क्वेश्चन हमारे होते हैं। मैं आपको बताऊं 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस ये है कि हम उन्हें याद नहीं कर पाते। जरा ध्यान से आप याद करें। सबसे बड़ी बात तो यूपी पीसीएस की है कि छोटे से छोटे फैक्ट जो लगता तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन करके हम उसे गलत आते हैं, और पछतावा इसी बात का होता है कि ये आता हुआ क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। इसीलिए छोटे छोटे फैक्ट भी आपको अच्छे से याद करके चलने हैं, बढ़िया से। रही बात अगर पीडीएफ की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ रिक्वायर्ड है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, मुझे बताना कमेंट में। मैं पक्का आपके लिए साधन करूंगा कुछ ना कुछ, ताकि ये जो मैंने कुछ आपके लिए जो पीपीटी बनाई है आपके ही काम है। मैं क्या करूंगा इसका, मेरे को पढ़ाना है, मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। या कोई भी डाउट अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में डालिए, जरूर आपके सामने लाया जाएगा। हो सकता है आपके साथ साथ मेरा भी क्लियर हो, औरों का भी क्लियर हो, है ना। आपका डाउट पता नहीं किसका भी डाउट हो सकता है, तो पक्का बताएंगे आप लोग। चलो चलिए बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 की, बिना किसी देरी के। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। भारतीय प्रस्तावना जो प्रियम्बल है हमारा, उसमें कुछ डिफरेंट वर्ड है। मैं आपको एक क्लास लाऊंगा, स्पेशल क्लास प्रस्तावना की, ठीक है, आप टेंशन ना लो। तो उसमें आपको सारे शब्द सबकी जो अर्थ है वो समझाऊंगा, प्रस्तावना की वैल्यू क्या है वो समझाऊंगा, और प्रस्तावना से आए हुए क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा संप्रभुता इसके अंदर है, बिल्कुल संप्रभुता दी गई है ना भाई। इसको कहते हैं हम क्या, सोवरिनिटी। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे देश के अंदर है बिल्कुल, क्योंकि प्रस्तावना में इसकी बात की गई, हमारे यहाँ है। नेक्स्ट कहता पंथ निरपेक्ष, हमारा देश बिल्कुल पंथ निरपेक्ष है, इसे हम बोलते हैं सेक्युलर। लेकिन हमारे देश में फेडरल जो वर्ड है ये इस प्रस्तावना के अंदर नहीं लिया गया है। आप सभी याद रखेंगे, संघीय शब्द का यूज प्रस्तावना के अंदर नहीं किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन है राज्यों के गठन को लेकर के। लगातार आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है ये। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन आपका जो आया था 2021 के अंदर, है ना। और कह रहा राज्यों के गठन के बारे में बात कीजिए। अगर मैं आपको राज्य गठन की बात करूं तो ये सीक्वेंस पूछ रहा, बताओ कौन सा कब बना। अगर मैं गोवा की बात करूं तो गोवा हमारा 1987 में पूर्ण राज्य बना था, आप याद रखना। छुटाया हमने भले ही पहले हो इसे पौंडीचेरी वालों से, किससे, आपका फ्रांस से, ठीक है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना हमारा 2014 में नया राज्य बना आंध्र प्रदेश से लगट के। झारखंड हमारा 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ, सन 2000 में, ठीक है, बिहार से अलग हुआ था। और हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा हमारा बना 1966 के अंदर। अब आप जरूर मैच कर लोगे इसको। बाकी अगर मैं छोटी सी आपको एक बड़ी अच्छी ट्रिक सी पढ़ाऊं, तो बस कुछ नहीं करना, आपको याद करना 53, 56, 60, 63। 63 को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेना पड़ेगा 63, 66, और फिर आप करना पड़ेगा 72, 75, 87, 2000, क्या 2000, और एक को याद करेंगे 2014 और 2019 जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, है ना। और एक आता 2020, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। 2020 में इसको लिख देता हूं, 53, 56, 60, 63, 66, 72, 75, 87, 2000, और साथ में आता 2014, 19 और 20। ये 2000 के बाद की है और वो 2000 की है। अगर आपसे पूछे सर जी आपने सन तो याद करा दिए, 53 का मतलब 1953 है, यहाँ पे मैं एक लिख दूं, यहाँ पे 1953 लिख लेना भाई सभी, और बाकी सब 1900 और बाद के 2000। 53 में अगर पूछे तो बात कर ले करें तो आपसे बता देना आंध्र प्रदेश। 56 में पूछे तो बता देना आप क्या, इसमें आएगा आपका केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक। 60 में आपसे पूछे तो महाराष्ट्र और गुजरात, है ना, अलग अलग हो गए थे। और 63 पूछे तो नागालैंड, बहुत आता है पेपर में नागालैंड भाई, बहुत ज्यादा, 63 में, ठीक है। 66 में पूछे तो अभी आपके एग्जाम में आ चुका हरियाणा, पर पंजाब और हरियाणा अलग हो गए थे चंडीगढ़ राजधानी बना के। 72 में 3 राज्य हमारे सामने आते हैं, जिनमें एक का नाम था त्रिपुरा। ये तीनों के तीनों कहाँ के थे, नॉर्थ ईस्ट के, त्रिपुरा, मणिपुर
और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ठीक है ना, याद रखना। 75 में अगर पूछा आपसे तो सिक्किम, हमने नया राज्य जोड़ा, पहले इसको सह राज्य बनाया कोई स्टेट और बाद में अपना पूर्ण राज्य बनाया 22वां। 87 में 3 राज्य हैं, तीनों के तीनों बॉर्डर के, एक पहले गोवा बॉर्डर पे बिल्कुल, एक मिजोरम, याद रखना आप सभी, एक मिजोरम और एक हमारा क्या नाम है उसका आपका अरुणाचल प्रदेश, चाइना बॉर्डर पे ना अरुणाचल प्रदेश, ये भी 87 में बना पूर्ण राज्य, ठीक है, याद रखना, ये आ गया। सन 2000 आए तो 3 राज्य बने हमारे यहाँ, एक का नाम था छत्तीसगढ़, एक का नाम था झारखंड और एक का नाम था आपका क्या आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग हटके 3 बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 2000 में नवंबर के मंथ में। आगे 2014 पूछे तो आप याद रखेंगे तेलंगाना, 2019 पूछे तो क्या हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख क्या बन गए, यूटी बन गए। और 2020 पूछे तो दादर नगर हवेली और साथ ही साथ दमन एंड द्वीप, दमन और द्वीप क्या बन गए हमारे, इन दोनों को जोड़ दिया गया, इनको ज्वाइंट करके एक बना दिया। बहुत शानदार सीरीज और बहुत शानदार पॉइंट इसके अंदर आपके लिए, याद करेंगे सभी अच्छे तरीके से, कंफ्यूज मत होना, जो कंफ्यूज हो गया सो जाओ, आराम से सो जाओ, नींद मारो बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपकी क्लास है ही नहीं, ये क्लास है किसकी, उसकी जिसको बनना है अधिकारी, है ना भाई, जिसको अधिकारी बनना है उसे जगना है और जग के इस क्लास को करना है। अगर सर में दर्द है सर दबाओ, पानी पियो, बढ़िया हो जाओगे बिंदास, ठीक है। चलो ये तो याद करने पड़ेंगे, बहुत छोटी चीजें याद करनी पड़ती है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, वाह क्या बात है, कौन कौन आया बताओ जल्दी क्लास करके पिछली वाली, अगर क्लास करके आए हो तो कहोगे सर जी ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है और लगातार ही आ रहा है, मौलिक कर्तव्य एक बार करा दो, ठीक है, एक छोटी सी क्लास आपको मैं कराऊंगा मौलिक कर्तव्य की। कह रहा है आम चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, ये तो है उसके अंदर, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल ये भी है, संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान ये भी है, लेकिन आम मतदान हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है ना, ये मौलिक कर्तव्य में बात नहीं की गई, ठीक है, याद रखना सब। चलिए आगे देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। कहने का मतलब पॉइंट ये था, इसमें कहा गया कि कार्यपालिका और जो विधायिका है ना उसके साथ मौलिक अधिकार जनता को देने का मतलब है एक समझौता करना, और इस बात को कहा था किसने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है हमारे, इन्होंने इस बात को कहा था कि ये तो एक समझौता हो गया जो हमने किया हुआ है कार्यपालिका और विधायिका के साथ, ठीक है, याद रखना ये स्टेटमेंट पेपर में आते हैं। अगला कह रहा बताइए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड के बारे में बात करता है, ऐसा फंड जो इमरजेंसी में यूज हो, ऐसा फंड जिसकी पावर राष्ट्रपति के पास हो, ऐसा फंड अगर देश का है तो राष्ट्रपति और राज्य का है तो राज्यपाल के हाथ में हो, ठीक है ना। जरा ध्यान देना आप सभी, क्या इसका आंसर होगा मैं बताऊं आपको, 267 जो हमारा आर्टिकल है ये बात करता है किसके बारे में, संघ माने यूनियन और साथ ही साथ राज्य स्टेट के कंटिजेंसी फंड के बारे में बात करता है, जिसको हम कब यूज करते हैं, आपातकाल माने इमरजेंसी के समय पर यूज करेंगे। विपदा कह सकता हूं भाई, आपातकाल कहूंगा तो आप इमरजेंसी संविधान वाली ले आओगे, विपदा विपत्ति या कभी जो कोई दिक्कत आ गई उसमें यूज करते हैं। और इसका अधिकार संघ में होता है राष्ट्रपति के पास, बहुत पेपर में आता है भाई, याद रखना, इसका अधिकार संघ में राष्ट्रपति के पास और राज्य में राज्यपाल के पास इसका पूरा अधिकार होता है, ठीक है, याद रखना। वर्तमान समय हमारे देश का जो आकस्मिक निधि है ना, इसके पास लगभग 30,000 करोड़ का वैलिडेशन है कि इतने रुपए इसके अंदर होने चाहिए इमरजेंसी के लिए, कितने 30,000 करोड़, और देश का जो राष्ट्रपति है वो संभालता है इसको। 266 के अंदर हमारी खुद की आती है संचित निधि कहते हैं जिसको हम, है ना भाई, क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं जिसको। चलिए फिर आया क्वेश्चन बड़ा अच्छा, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारे होते हैं, क्यों प्यारे होते हैं, क्योंकि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा सही क्या है, क्या पढ़ना पड़ेगा, सही या फिर गलत पूछा है, तो सही पूछा है पढ़ लेंगे वो। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये बात एकदम सत्य है, 16 आने सत्य है। कैसे, क्योंकि साल का जो प्रथम सत्र होता है इसी को हम कहते हैं बजट सत्र, क्या बोलते हैं, बजट सत्र, और राष्ट्रपति हर साल बजट सत्र को संबोधित करता है, उसके बाद ही बजट सत्र आगे बढ़ता है। और जब नई सरकार बन के आती है ना तो नई सरकार का जो पहला सत्र होता है इसको भी संबोधित करता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी। अच्छा सर ये बात है कहां पे, तो ये बात है आपकी आर्टिकल
7 के अंदर। आप सभी याद रखना, यह बात आर्टिकल 87 के अंदर है। दूसरी बात कहता है राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो राष्ट्रपति ने वो संसद बुलाई है वो किस लिए बुलाई है, उस बात को बताता है। हाँ बिल्कुल बताता है कि मैंने आपको क्यों बुलाया है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो देश का लाभ हो। ठीक है, आप याद रखेंगे, ये इसके अंदर है, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है इसको तैयार कौन करता है, इसको रेडी कौन करता है, इसको लिखता कौन है। तो याद रखना प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद कहते हैं जिसको हम क्या टीम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करती है राष्ट्रपति का अभिभाषण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सभी। कह रहा है बताइए जरा राज्यसभा सीटें। वाह क्या क्वेश्चन है। एक काम करना, जरूर आपको ये करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी क्लास इसकी भी सही। राज्यसभा की जितनी भी सीटें हैं, किस राज्य के पास कितनी सीटें हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, जिसके बारे में डिस्कशन करा गया है शेड्यूल 4 अनुसूची 4 के अंदर। अगर मैं आपको मैच कराऊं तो देखिए, आपको बता दूं पंजाब के पास 7 सीटें हैं, गुजरात के पास 11 हैं, गैसे गुजरात और गैसे 11, मैं तो ऐसे याद करता हूं, है ना, आप भी कर लेना। राजस्थान के पास 10 सीटें हैं, एक और राज्य है जिसके पास 7 है, असम। ऐसे ना बहुत सारे राज्य जिनके पास कॉमन सीटें हैं, तो आप याद, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर 1 सीट है, असम के पास केवल 7 सीट है, 7 हमारे इसके पास भी है, तो ऐसे से याद कर लेते हैं मैच करके। आप भी सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश के पास है, तो कर्नाटक के पास कितनी होगी 12। अब आप खुद मैच कर लोगे कि सर जी इसका आंसर ये है, और याद करेंगे राज्यसभा की सीट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन अगला। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन। नीचे दिए गए 2 कथनों के बारे में बात करते हैं, और आपको वही काम करना है, बताना है कि व्याख्या करता है नहीं करता है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। आप में से कुछ तो इनको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, मैं आपको समझा दूंगा। अगर अब भी समझाऊंगा तो थोड़ा ना आज की क्लास ये वाली तो थोड़ी बड़ी रहेगी, 25 क्वेश्चन है। किस दिन अगर कम क्वेश्चन होंगे ना, मैं आपको जरूर पक्का समझाऊंगा कि इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते कैसे, क्यों, क्योंकि कहाँ लगाते हैं। चलो देखो, जैसे ये कह रहा असर्सन या अभिकथन हमारा ये है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। कहने का मतलब जो प्रधानमंत्री उसकी टीम होती है वो हमेशा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए उत्तरदायी होती है। आप सभी याद रखेंगे, ये बात एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल नंबर 75 का 3rd पॉइंट इस बात को कहता है, आप याद रखना। ठीक है भाई, आगे दूसरा पॉइंट कह रहा है रीजन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये बात इस बात को बिल्कुल फॉलो नहीं करती, तो जब यही गलत हो गई तो ये भी हमारी कैसे रह जाएगी। लेकिन ये बात एकदम सही है कि प्रधानमंत्री की जो टीम होती है वो टीम, क्या उस टीम में केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं? नहीं, उसमें राज्यसभा के मेंबर होते हैं। कहने का मतलब सिंपल है कि क्या मंत्री बनने के लिए लोकसभा का मेंबर होना है? आप खुद सोच के देखो कि क्या जो सारे मंत्री होते हैं वो लोकसभा के होते हैं? नहीं, वो राज्यसभा के भी होते हैं, है ना। जैसे हम बात करें निर्मला सीतारमण कहां से? राज्यसभा से। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री कहां से? राज्यसभा से। तो हमारे मंत्री लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी। लेकिन वो जवाब कहां देंगे? उनको जवाब देना लोकसभा में, क्योंकि जनता किस किस उसको सदन को चुन के भेजती है? लोकसभा को। तो वो लोकसभा में ही जवाब देंगे, राज्यसभा में उनकी जवाबदेही नहीं होती। इसीलिए क्वेश्चन हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, है ना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल क्या है? इसको 0 आवर कहते हैं। भारत की देन है 0 आवर। ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल होता है कि भारत की संसद में 11 से मतलब कि सुबह 11 बजे से और 12 PM मतलब 12 बजे तक जो घंटा होता है, जो 1 घंटा चलता है, वो प्रश्नकाल कहलाता है, क्वेश्चन आवर कहलाता है। और इसके जस्ट खत्म होते ही आप जानते हो घड़ी में क्या बच जाते हैं? 0 0 हो जाते हैं। इसी वजह से इसका नाम रख दिया 0 आवर, है ना। और ये शुरू होता है लगभग आधे घंटे तक, 12:30 तक, कभी कभी 1 घंटा भी चल जाए, लेकिन मिनिमम आधा घंटे चलते चलता है। और इसी को कहते हैं हम क्या? 0 आवर। तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात। अच्छा, ये लिया कहां से हमने? तो ये कहीं से नहीं लिया, ये खुद भारत की देन है। एक बार क्वेश्चन आया था 0 आवर हमने कहां से लिया, तो कहीं से नहीं, ये भारत की देन है, हमने भारत में ही इसको ले लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था चलो बैठो आधे घंटे बात करते हैं, इसलिए ले लिया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? कौन सा ऐसा बिल है जो राज्यसभा में आ ही नहीं सकता? जल्दी से आंसर लगाओ। साधारण विधेयक,
संवैधानिक संशोधन विधेयक मतलब ऐसा विधेयक जिससे संविधान में संशोधन किया जाए। राज्य पुनर्गठन विधेयक मतलब ऐसा विधेयक जिससे कोई राज्य नया बनाया जा रहा हो, है ना, या किसी राज्य की सीमा बदली जा रही हो। या फिर धन विधेयक, है ना। बताओ जल्दी से कौन सा राज्यसभा में नहीं आ सकता। तो मैं आंसर बताऊं इसका, आपने लगा लिया होगा। आंसर है इसका धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक को एक्चुअल में डिस्कशन करा गया आर्टिकल 110 के अंदर। पहले याद रखना, आर्टिकल याद रखना बहुत जरूरी है, मैचिंग के लिए भी आते हैं। और बात करूं इसके बारे में तो ये हमेशा कहाँ आता है, ये हमेशा लोकसभा में ही आता है पहले। और लोकसभा में आने से पहले परम पूजनीय माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय इसको परमिशन देते हैं। ये भी क्वेश्चन है जानदार सा। और जब ये लोकसभा से पास हो जाता है फिर जाता है राज्यसभा के पास, और राज्यसभा के पास भी मात्र 14 दिन होते हैं कि भैया पास कर दो, वरना ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो राज्यसभा के पास धन विधेयक को लेकर के इतनी पावर नहीं होती, है ना। इतनी पावर इनके पास होती ना, क्या क्या करेंगे इसके अंदर। जब इतनी पावर नहीं है तो राज्यसभा में ये डिस्कशन होता ही नहीं है। 14 दिन में या तो पास करो, वरना अपने आप पास हो जाएगा धन विधेयक, ठीक है। तो आप याद रखना सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी। अगर आपने 2022 की क्लास करी है तो ये आंसर आप कर चुके होगे, और अगर नहीं की है तो 2022 की क्लास करके आओगे। आपको जरूर करके आनी है, जरूर बिल्कुल, वरना आपको यूपी पीसीएस की कसम, अब दे दी मैंने कसम, उस एग्जाम की जिसके लिए आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो, है ना। जब ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। जो लोक लेखा समिति होती है ना, पब्लिक जो हमारी अकाउंट कमेटी बनती है, ये नजर रखती है सरकार के कामों पे, सरकार कहीं गलत खर्च तो नहीं कर रही। और इस बात का नजर रखने के लिए छोड़े होते हैं हम किसको, सीएजी को। किसको छोड़े होते हैं, सीएजी मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये नजर रखता सरकार पर कहीं खर्चा तो नहीं कर रहे, कहीं ज्यादा खर्च तो नहीं कर दिया, कहीं सड़क में लगाना था 2000 करोड़ लगा दिया 20,000 करोड़। इस बात की नजर रखता है सीएजी। और सीएजी जो रिपोर्ट बनाता है वो सीएजी रिपोर्ट देता है अपने ले जाकर राष्ट्रपति महोदय को। कहाँ देता है, राष्ट्रपति महोदय को। और राष्ट्रपति उसको देते थे लोक लेखा को। और लोक लेखा जो होती है ये इसको ला करके रख देते हैं कहाँ पे, संसद के अंदर। संसद में कहाँ पे, या तो लोकसभा, पहले तो लोकसभा में जाता है और फिर राज्यसभा। और भाई साहब जो फिर बहसबाजी होती है, बताओ कहाँ लगाया पैसा, क्यों, जनता का पैसा, हमारा आपका पैसा कहाँ लगाया, ये बात पे बात होती है। तो याद रखना सीएजी रिपोर्ट बनाता है, राष्ट्रपति इसको ले जाकर के लोक लेखा को देता है, और लोक लेखा उसको संसद में ले आती है, संसद के पटल पर रख के उससे बहस होती है। करो बहस। चलो चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई। अंतरराज्य परिषद का मतलब है जो भारत के राज्य हैं उन सबको मिलाकर के एक काउंसिल, एक टीम बनाओ, ताकि सारे राज्य आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए, सारे राज्य संबंध बना पाए। तो इस बात को बताया था किसने, सरकारी आयोग ने। आप याद रखना। अंतरराज्य परिषद की बात करूं तो आर्टिकल 263 इसके बारे में बात करता है, ठीक है, याद रखना सभी। ठीक है भाई, आर्टिकल 263, ठीक है, आर्टिकल 263 बात करता है अंतरराज्य परिषद के बारे में। और आप याद रखना अंतरराज्य परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है, जो पदेन अध्यक्ष इसका बनता है, वो अध्यक्ष खुद हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, पीएम। और साथ ही साथ इसमें हर राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, हर राज्य के सीएम, और हर राज्य के जो मुख्य आदमी होते हैं वो, साथ में कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर भी इसके अंदर होते हैं। तब जाकर बनती है पूरी अंतरराज्य परिषद, जो कहाँ आती है, आर्टिकल 263 के अंदर। चलिए करेंगे क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता। आ जाओ हमारे वाली बात होगी। मतलब जैसे यूपी पीसीएस के कोई आयोग के सदस्य हैं, अध्यक्ष नहीं, सदस्य की बात हो रही है केवल, कि सदस्य को आप कैसे हटा पाओगे। जो कमीशन बनता है, जो टीम बनती है ना, उसके मेंबर हटाना कोई मामूली बात नहीं होती। हटाने में क्या कर सकते हो, देखो विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल हटा देगा, या सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाएगा, या हाई कोर्ट की जांच के बाद राज्यपाल हटा देगा कि जी हट जाओ, तुम्हारा काम खत्म, तुमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला कर दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कंफर्म कर लेगा कि हाँ जी कुछ ना कुछ गलती हुई है, उस जांच के होने के बाद हमारे देश के राष्ट्रपति, जो हमारी राज्य लोक आयोग होती है, लोक सेवा आयोग, उसके सदस्य को हटाते हैं उस पद से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट करेगा इसमें, जो करेगा, ना तो राज्यपाल और ना ही हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन करो। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक काम क्या है। लो कसम खाते हो आप बार बार, मैंने आपको बताया था ना 2023 की क्लास करके आओ और आके आंसर लगा दो एकदम से जल्दी से। 2023 की क्लास करिए, वहां पे क्वेश्चन और तरीके से आ गया था, है ना, यहाँ पे कुछ और आ गया। बताओ वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग करता क्या है, वित्त आयोग करता है संघ और राज्यों के जो टैक्स इकट्ठा हुआ है, जो भी हमारा टैक्स राज्यों ने इकट्ठा करा है,
जीएसटी का है, जिसका भी इकट्ठा करा है, उसके वितरण की सिफारिशें देता है। जैसे बात करूं, आज के समय पर हमारे 15वें वित्त आयोग की सिफारिश चल रही है। कौन सी? 15वें वित्त आयोग की सिफारिश। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश कब तक रहनी है? तो ये 2026 तक रहनी है। एन के सिंह इसके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने सिफारिश दी थी कि कितना कितना टैक्स केंद्र और राज्य में बंटना चाहिए, और केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स बंटने का ही जो सिफारिश होती है ना, वो वित्त आयोग करता है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल क्या है वित्त आयोग के गठन का? जल्दी से कमेंट में बताना। आप सभी के लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन है, कमेंट में बताना आपको आर्टिकल क्या है इसका। ठीक है, चलिए अगला। अगर क्लास देखो पसंद आ रही है, या अधिकारियों की क्लासेस हैं, थोड़ी सीरियस क्लासेस होती हैं, इनमें ऐसे मजाक नहीं होता, बिना बात के आओ बैठ जाओ, सीरियसली देखनी होती है, क्योंकि देख रहे हो आप हर क्वेश्चन में एक पॉइंट अच्छे से मिलता है। तो इनमें कोई समय तो खपाना नहीं होता। पसंद आएंगे तो आप लाइक करोगे, नहीं आते तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दोगे। हम भी समझेंगे हाँ भाई डिसलाइक आ रहा है, कहीं ना कहीं मेहनत में हमारे कमी है। चलिए करेंगे, जरा तथ्यों पर ध्यान देकर बताइए कौन सा सही उत्तर है। पहला कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। बिल्कुल थे। जो आज राजीव कुमार जी हैं वो कौन थे? वो सुकुमार सेन थे। हाँ बिल्कुल थे। दूसरा कह रहा भारत की पहली जो महिला बनी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो रमा देवी थी। बिल्कुल, वी एस रमा देवी जो भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। ये दोनों बातें ही बिल्कुल सही हैं। तो ए और ए, मतलब एक और दो दोनों ही एकदम सही आंसर है, मतलब कि सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है आपसे, नीचे दिए गए दो कथन हैं, जिनमें से एक अभिकथन, आगे फिर असर्शन और रीजन पढ़ लीजिएगा जरा। कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ कारण है क्योंकि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। आप ध्यान देना, नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति का है, लेकिन इनकी क्या योग्यता होंगी, इसका अधिकार है संसद के पास। तो ये पहली बात बिल्कुल गलत होगी। केवल नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, है ना। अब अगर बात करूं कारण, हाँ कारण की बात करूं, कारण एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन बात सही है कि अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी? हमारा ए तो हो जाएगा गलत और आर हो जाएगा सही, मतलब कि डी ऑप्शन, है ना। ए गलत और आर हमारा सही है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि ऊपर के दो ही खेलते हैं, ये भी आंसर हमारे होते हैं, अगर आपको याद है तो। चलिए 17वां क्वेश्चन करेंगे आप सभी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? आगे फिर मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे श्री केसी नियोगी। आप सभी याद रखना कौन थे? केसी नियोगी। अगर मैं आपको बताऊं तो 2026 तक के लिए हमारी सिफारिश है किसकी? 15वें वित्त आयोग की। किसकी है? 15वें वित्त आयोग की। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एन के सिंह। आप याद रखना। और एक बात और बता दूं कि 16वें वित्त आयोग का गठन भी हमारे यहाँ हो चुका है। जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं। और वो कौन है उसके अध्यक्ष? वो है अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। और ये पेपर में आएंगे आपके, आप सभी याद रखना, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो आपके पास पहले भी हैं, 15वें भी हैं जिनकी रिपोर्ट चल रही है, और 16वें भी हैं जिन। चलिए करते हैं 18वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन जो किसके अंडर आती है? जो खुद आता है आपका गृह मंत्रालय के अंडर में। जो राष्ट्रीय आपदा, इसको एनडीएमए बोलते हैं, आपके लिखा हुआ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, ये राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन है, आता तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर है, लेकिन इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर देश को लेकर के बात आएगी तो आप याद रखना पीएम सबसे पहले आगे लीड करेंगे। अगर राज्य को लेकर के बात आएगी तो इसको सीएम लीड करेंगे। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बात आएगी, जिले को लेकर के बात आएगी, तो इसको लीड करते हैं डीएम। आप याद रखना, जिलाधिकारी जिनको हम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, ये इसको लीड करते हैं। तो आप एनडीएमए को याद रखना। क्वेश्चन आते हैं आगे। 21वां क्वेश्चन करो। लो देखो, आप अगर 2022 की क्लास करके आए, 2023 की क्लास करके आए, 3 साल से लगातार ये क्वेश्चन मिल रहा है। बताओ, मैं कह रहा हूं आपको रिपीट करते हैं भाई क्वेश्चन, ये कमेटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनगिनत बार आती है। आओ जरा करो, अपने आप लगाना, मैं बस ईयर लिख देता हूँ, वरना आपके ऊपर छोड़ दूंगा, क्योंकि 2022 की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया है ना। अशोक मेहता समिति पहले ही आ गई थी 2023 में, 1977। एलएम सिंघवी समिति 1986। बलवंत राय मेहता समिति 1957 सबसे पहली। और जीवी के राव समिति शायद 1988 है। एक बार आप सभी देख लेना, ये लास्ट में है ना।
बिल्कुल, एक बार देख लेना, बाकी 3 तो कंफर्म है और मैच करना है एक बार। चलो, मुझे अब भी याद है, शायद 2022 का आई थिंक या तो पहला ही या दूसरा ही क्वेश्चन है ये, अगर आप करोगे तो शायद पहला ही है। देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर के किया गया था संविधान में? आओ जरा करो। मैं तो कैसे याद करेंगे इसको याद करेंगे ऐसे। जीएसटी क्या है? एक टैक्स है, एक कर है। एक कर का मतलब एक दान है, एक दान हमें देना होता है। और जब दान देते हैं ना हम, दान देते हैं मेनली कौन सा? कन्यादान। और जो कन्यादान हम देते हैं ना, वो ज्यादातर कैसे देते हैं हम? 100 के और साथ में 1 के साथ देते हैं, 101, है ना, 101 रुपए का कन्यादान, है ना। तो ऐसा आप याद कर लो कि टैक्स एक दान की तरह दिया हमने, और दान कितना दिया? 101। तो सिंपल याद हो गया 101वां संशोधन। जो कब हुआ था? मतलब जो अप्लाई कब हुआ? 2017 में। आया 2016 में था, 17 में अप्लाई हुआ, है ना, याद रखना सभी। 102वां आपका उसको लेकर के था, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर के, उसकी स्थापना को। 103 ईडब्ल्यूएस था, जानते हो आप सभी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और 104 किसके लिए था? लोकसभा और राज्यसभा मतलब एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल बढ़ाने के लिए ये था। ठीक है, एंग्लो इंडियन सीट खत्म करने के लिए, याद रहेगा। तो कन्यादान कौन सा? 101 रुपए का, 101वां। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो मतदान की आयु थी वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई? कितनी कर दी गई? 18। तो कौन सा संशोधन था भाई वो? बताओ जल्दी से। 66वां था, 62वां, 61वां या आपका 63वां? तो मैं आपको बता दूं, 61वें संविधान संशोधन से जो 1989 में अप्लाई हुआ था, राष्ट्रपति ने साइन 1989 में किए थे, तभी अप्लाई हुआ। और एज को कर दिया गया कितना? आपका 21 से घटा करके 18, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इतना जरूर मेरी तरफ से याद रखना कि आर्टिकल नंबर कितने? 226, आर्टिकल नंबर 226 नहीं सॉरी 326, 326 में ये संशोधन किया गया था। आर्टिकल नंबर 326 में संशोधन किया गया। पता चली 2024 के क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ किस में संशोधन हुआ था? तो 326 में हुआ था, है ना। चलो एक छोटी सी क्लास आपके लिए लाऊंगा मैं, 300 के बाद के आर्टिकल, 301, 300 का ए, 312, 308, 324, 329, 352, 56, 60, 343, है ना, 370, 371, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार आते हैं। 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो सब एक क्लास में निपटाएंगे। और जो जो करना चाह रहा थम्स अप करे जरूर कमेंट में, हाँ जी सर जी हम करना चाहते हैं। आओ जरा देखो, फिर आ गया मैचिंग के लिए, कि मैच करके आपको बताना है कौन सा मिस मैच है, कौन सा सही नहीं है। सुमेलित करो जरा, कौन सा सही नहीं है। कर लिया आप लोगों ने? फिर मैं देखता हूँ, पहले आप कर लो, पहले से भी ना। चलो देखो, न्यायपालिका और कार्यपालिका का बंटवारा, बिल्कुल सही बात है भाई। जब बंटवारा होता है तो सबका आधा आधा होता है, मतलब कि 50-50%। और जब आप जानते हो आधा आधा होता है तो 50% होता है। तो आर्टिकल 50 हम ऐसे याद करते हैं, बिल्कुल सही है, 50%। आगे, अनुसूचित जाति जनजाति के सेक्टर आर्थिक हितों का जो अभिवृद्धि 46 में, बिल्कुल। जो वीक हैं, एज में है या फिर SC ST हैं, उनको जो राज्य चाहे तो शैक्षणिक और आर्थिक मदद दे सकता है, वो आर्टिकल 46 में DPSP में। ये बात भी सही है। फिर कह रहा ग्राम पंचायतों का गठन, ये डी ऑप्शन है हमारा, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कहता सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो 43 के ए में है? नहीं, आप याद रखना, है तो ये आर्टिकल 43 में, लेकिन आर्टिकल 43 के ये बी के अंदर है, ए में नहीं है। ए में क्या है? ए में है रोजगार उपलब्ध कराना, श्रम उपलब्ध कराना, ठीक है। 40 मनरेगा, ऐसे याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करो। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके परंतु ये शरारत हमारे देश के अंदर छोड़ गए। ये बात संविधान सभा की बहस में किसके द्वारा की गई थी? कि बताओ ऐसा कोई सा एक देश बता दो जहां पर पृथक मताधिकार दिया गया हो। जैसे 1909 में हमने मुस्लिमों को दे दिया, 1919 में ईसाई क्रिश्चियन जो हमारे वो थे क्रिश्चियन या सिख, इनको एंग्लो इंडियंस को दे दिया था। क्या ऐसा जब संविधान सभा में बहस चल रही कि हाँ चाहिएगा, तब ये बात कही थी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि एक भी देश ऐसा दिखा दो जहां पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती हो। तो कैसे मांग सकते हो आप? ये बात आप याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। बताइए आपको, ये देखिए मैचिंग लगाने आपको कुछ अधिनियम दिए गए हैं, कुछ बातें हैं। टाइमलाइन पेपर में बहुत आती है भैया ना, टाइमलाइन लगातार पेपर में आती है आपके एग्जाम में। देखो गोलकनाथ केस जो हुआ वो हमारा 1967 में हुआ था, संविधान के संशोधन को लेकर। केशवानंद भारती केस 1973 का है, आप याद रखना। 24वां संविधान संशोधन ये हुआ था हमारा 1971 में।
1971 में, ठीक है। गोलकनाथ केस को लेते हुए आगे हुआ था ये। 13 आर्टिकल और 368 आर्टिकल में चेंज करा था संविधान संशोधन का। 42वां कब हुआ? 1976 में हुआ। अब आप जल्दी से इसका सीक्वेंस लगाइए और बताइए क्या है इसका आंसर। ये मैंने आपको घटनाएं बता दी। ऐसी मैंने घटनाएं आपको एक छोटी सी क्लास में कराई हैं, आप उस क्लास को देख लेना, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसमें लिखी हुई हैं, और आप जरूर करेंगे। ये थे आपके 2021 के मोस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताना। बहुत मेहनत से ये क्लास बन रही है आपके लिए, 60 दिन आपके लगातार मेहनत मेरी भी है, आप सभी के लिए, हम भी करके चलेंगे आपके लिए मेहनत। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अपडेट आपको लगातार मिलने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास में हम 2020 की राज्य व्यवस्था या भारतीय राज्य व्यवस्था के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस 2020 में आपसे पूछे गए थे और पक्के चांसेस हैं 2024 में पूछे जाएंगे आपसे। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए अपना और अच्छे से तैयारी कीजिए, तबीयत अपनी अच्छे से स्वस्थ रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जानदार है, बहुत मजे देने वाले हैं क्वेश्चन आपके लिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।